बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह आपकी अच्छी हुई होगी। अगर आप लाहौर में हैं तो कल आपको आंधी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया होगा, क्योंकि कल रात को बहुत तेज़ हवा चली, आंधी और वो जो गर्दो गुबार वाला सिलसिला है लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में तो जारी रहा, जिससे कहा जा रहा था कि मौसम कदरे बेहतर होगा। 2 की बारिश की पेश गोई थी, लेकिन वो बारिश ज़ालाबारी की शक्ल में इस्लामाबाद के अंदर बरसी। जी, कल हमने एक बहुत गैर मामूली एक्टिविटी देखी रिगार्डिंग वेदर, और ये जो हेल स्टॉर्म और ये जो आप फुटेजेस अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसने हर किसी को परेशान और हैरान किया है कि इतने बड़े साइज़ के ओले, और जिससे गाड़ियाँ जो शीशे हैं, विंड स्क्रीन है, सनरूफ है, आपकी गाड़ी के बोनट्स हैं, उस पर डेंट्स पड़ गए हैं, स्क्रीन्स टूट गई हैं। ये जो विजुअल्स हैं ये दीज वर वेरी स्कैरी। और हम हमेशा बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ नो जोक, ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, और हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा होना चाहिए। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनफैक्ट बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम इतने डिज़ास्ट्रस किस्म की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज को लेके। और उसकी एक एग्ज़ाम्पल कल हमने ये इस्लामाबाद के अंदर देखी। घरों को भी नुकसान हुआ, जो सड़कें हैं उन पे जिस बड़े साइज़ के ओले पड़े हुए थे, मैं आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम कि ये क्या हो रहा है। और इसकी प्रोडक्शन भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है ये कि नहीं थी। और क्योंकि गाड़ियों के नुकसान की तो जहाँ ही हमें फुटेजेस शेयर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नेचर हमें सिग्नल्स या साइंस भी दे रही है कि ये हम सब के लिए सोचने का टाइम है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है हम अपने माहौल के साथ जो कर रहे हैं। तो ये जो शीशे टूटे हैं, आप सोचें कि अभी कल ही हम डिस्कशन कर रहे थे कि गंदम की जो कटाई है और ये सारे मामलात चल रहे हैं, फसलें काश्त की हुई हैं किसानों ने, जो एक बहुत लंबा टाइम और बहुत मेहनत, बहुत उनका खून पसीना बहता है उस फसलों की काश्त में। अगर ये गाड़ी के शीशे को इतना मुतासिर करी है तो इन फसलों का क्या हाल हुआ होगा। और लेकिन ये जो नेचर का बैलेंस आउट हो रहा है, ये एक बहुत बहुत अलार्मिंग चीज़ है। और इसमें किसी को डराने का मकसद नहीं है, बट हमें डरना चाहिए, क्योंकि ये इतनी एक गैर मामूली एक्टिविटी थी जो कल हमने इस वेदर की या इस हेल स्टॉर्म की शक्ल में देखी है। और क्या हम इस पे सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि हम जब एक्सट्रीम वेदर्स की बात कर रहे हैं, सर्दियां हैं तो वो बहुत शदीद हैं, गर्मियां हैं तो वो उससे ज़्यादा शदीद हैं, और फिर आपने गर्मियों जो सर्दियों का टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, गर्मियां प्रोलॉन्ग हो गई हैं, और फिर इस तरह की बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं। और ये जो ज़ालाबारी है, ये जो हेल स्टॉर्म है, ये बड़ा अलार्मिंग एक चीज़ थी। और कल इस्लामाबाद के रिहायशी जो थे वो हैरान भी हुए, क्योंकि बारिशों की हम सब कहीं ना कहीं हमें आदत है कि एक्सट्रीम वेदर्स में या एक्सट्रीम रेन एक्सपीरियंस हम सब ने कहीं ना कहीं की है, लेकिन इस तरह की आलाबारी को या ओले पड़ने को कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड आई रिमेंबर कि मैं कॉलेज डेज़ के लाहौर के अंदर कुछ इस तरह की बारिश टाइप हुई थी या ओले पड़े थे, जिससे रोड वाइट हो गई थी, और हर कोई परेशान था, हैरान था कि लाहौर में बर्फ़बारी कैसे हो सकती है। बट अभी ये जो रिसेंट टाइम्स में एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें मैं मुख्तलिफ वेदर की बात कर रही हूँ, ये वो मनाज़िर हैं जो हम सबको डराने के लिए काफ़ी होने चाहिए। इस पे आज हमने बात भी करनी है प्रोग्राम के आगाज़ में कि क्यों ये बारिशें हो रही हैं, और इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में ये जो हेल स्टॉर्म हमने एक्सपीरियंस किया है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। और मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं मरियम, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मरियम, आप भी उतनी हैरान और परेशान हुई इस कल की आलाबारी को देखकर, जो इस्लामाबाद में जिस साइज़ के ओले पड़े हैं, या सिर्फ मैं ही हूँ जो हैरान और परेशान हो रही हूँ? नहीं बिल्कुल, मेरे समेत काफ़ी सारे लोग जो है वो परेशान हुए हैं, क्योंकि इस कदर बड़े साइज़ की यालाबारी जो है वो बड़ी अनयूजुअल है।
लेकिन दुनिया में इस तरह के फिनोमेनन्स जो है वो होते रहते हैं, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। जहाँ पर भी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर ये होता है कि अप ड्राफ्ट का एक फिनोमेना होता है। मैं बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहती, लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये बताऊं कि अगर ज़मीन पर दर्जा हरारत आपका ज़्यादा हो तो जो ड्रॉपलेट्स आपके पानी के होते हैं वो लाइट हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में एक फ्रीजिंग जोन होता है एक पॉइंट पे जाके, तो वो उस फ्रीजिंग जोन में एंटर हो जाते हैं वो वाले ड्रॉपलेट्स, और वहां पे फिर वो सर्कुलेट करते रहते हैं और उस ड्रॉपलेट के इर्द गिर्द जो है वो बर्फ का गोला एक तरह से जो है बनता जाता है। और जब वो अप ड्राफ्ट को फोर्स जो है वो मजीद उसकी नहीं रहती वहां पे उनको विद हेल्ड करने की एटमॉस्फेयर में, तो वो फिर जमीन पे आपको यालाबारी की सूरत हाल आपको नजर आती है। अच्छा मरियम, आपने कहा कि ये कोई फिनोमेना ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने काफ़ी, मुझे नहीं लगता मेरी होश में मैंने इस तरह के साइज़ के, या जो हम जिस टेनिस बॉल के साइज़ के औलों की बात कर रहे हैं, मैंने एक्सपीरियंस होते हुए देखे हैं, या इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी। तो ये जिस क्लाइमेट चेंज को आप और मैं पिछले कई सालों से मुख्तलिफ शोज़ में बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम इसको इसी की एक अलामत समझें? जी, कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इस फिनोमेना को फैसिलिटेट एक तरह से करता है। मिसाल के तौर पे कोई केमिकल रिएक्शन जैसे होता है तो उसके लिए कैटलिस्ट हमें चाहिए होता है। इसी तरह जो है क्लाइमेट चेंज एक काइंड ऑफ कैटलिस्ट है इस यालाबारी के लिए, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर जैसे ज़मीन पे, मैंने कहा ग्राउंड पे आपका ज़मीन पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ड्रॉपलेट अप ड्राफ्ट की वजह से ऊपर जो है वो इसी क्लाइमेट चेंज फिनोमेना की वजह से जाएंगे, और उसी की वजह से फिर आपकी जो है इसी किस्म के फिनोमेनाज आपको नजर आते हैं। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस ड्रॉपलेट का एकदम से आता है ग्राउंड से फ्रीजिंग जोन तक जाते हुए, और वो जो गर्म हवा जमीन की होती है वो उसको फैसिलिटेट करती है, जो छोटा समझने कि पानी का कतराव होता है उसको। तो ऑफ कोर्स ये जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये फैसिलिटेट इसको करती हैं। अगर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेनाज जो है वो एमिशंस उस तरह से ना हो तो शायद ये फैसिलिटेट भी उस तरह से ना करें इस फिनोमेना को। बहुत सारे ममालिक में आप देखेंगे कि ऐसे होता है कि यालाबारी इस वजह से भी नहीं होती है क्योंकि जब वो फ्रीजिंग जोन में जाते हैं ड्रॉपलेट्स, तो वो वापस जो है वो फौरन से ज़मीन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अप ड्राफ्ट का जो फिनोमेना मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी थोड़ी देर पहले, वो उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स उसकी नहीं होती है कि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है कि वो उसको विद हेल्प किए रखे, और वहां पे ड्रॉपलेट के इर्द गिर्द जो है वो आइस नहीं फॉर्म होती रहती, तो वो आपका एटमॉस्फेयर में ही पिघल जाता है और बारिश की फॉर्म में आपके ग्राउंड पे आ जाता है, या बारिश ना भी हो तो वो उधर ही पिघल जाता है। लेकिन चूंकि जमीन पर दर्जा हरारत आपका ज्यादा हो तो फिर वो उसको फैसिलिटेट करता जाता है, आपकी जो है वो ये ज्यादा बनते जाते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस साइज के जो है पाकिस्तान में जो है वो इतने बड़े बड़े बर्फ के गोले कौम नाम जुबान में या यालाबारी जो है वो पहले कभी नहीं हुई, और काफी ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि काफी लोगों का जो है वो नुकसान हुआ है। और बिल्कुल ये जो अर्ली स्प्रिंग हमारी ऑलरेडी थी उसकी वजह से आप देखें कि शायद स्प्रिंग पहले ही वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थे, और अब तो लगता है कि शायद देखने को मिलेगी ही नहीं इस फिनोमेना की वजह से, क्योंकि जो दरख्तों फूलों की कॉम्प्लेन वो सब है वो तो इट्स ऑल लाइक इट्स डैमेज्ड, इट्स ऑल गॉन। एग्जैक्टली। अभी आपने दरख्तों की बात की है मरियम, हम बहुत अरसे से कैंपेन सुन रहे हैं और हो भी रही हैं प्लांटेशन को लेके, लेकिन जो कल हमने मनाजिर देखे हैं, जो गाड़ियों का नुकसान और जो दीगर जगहों का नुकसान, वो तो अपनी जगह, जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है, दरख्तों को नुकसान पहुंचा है, पत्तों को, और फिर कुछ दरख्तों जड़ों से उखड़े हैं, ये वो नुकसान है जो ओवर द टाइम हम इसको प्लांटेशन वाले प्रोसेस को करते आ रहे हैं। और ये अगर खुदा ना खास्ता ये एक इस फिनोमेना का हमने एक एग्जांपल देखी है और ये इतने कम ड्यूरेशन के लिए हुई है, अगर लंबी ड्यूरेशन के लिए हो जाती है तो फिर तो हमारी प्लांटेशन वाले सिस्टम को भी, या हम इकोसिस्टम जिसको कह सकते हैं, वो भी नुकसान उठा सकता है बहुत ज़्यादा। जी एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरख्तों को तो जो मैं वीडियोस देख रही थी वो इस कदर उसका इम्पैक्ट ज्यादा है कि ऐसे लग रहा है कि किसी ने फायरिंग की हुई है दरख्तों के ऊपर। ऐसे उनको सुराख हुए हुए हैं और गिरे भी हुए हैं, और उनकी शाखें वगैरह भी टूट के गिरी हुई हैं, और जो कम वेट वाले दरख्त से ऑफ कोर्स वो गिर गए, उनका नुकसान तो आप देखें कि इस्लामाबाद की हद तक तो काफी ये हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुल्क में ये फिनोमेना नहीं हुआ है, वरना
बहुत लार्ज स्केल पे आपका होता है, लेकिन इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में भी आपको रूरल एरियाज जो है वो नजर आते हैं, या कैपिटल का जो मेन ब्लू एरिया या इस तरफ जो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर आपकी जो वेजिटेशन थी ऑफ कोर्स उनको नुकसान पहुंचा है। तो ये जो नुकसान हुआ है उसको रिवर्स तो ऑफ कोर्स करने में टाइम लगेगा, लेकिन आप ये सोचें कि ये जो इस तरह के फिनोमेनाज होते हैं, जो हमारा मजदूर तबका होता है उनको कितने हमारे पास तो फिर भी घर होते हैं, शेल्टर्स होते हैं, उनमें हम महफूज हो जाते हैं, लेकिन जो मजदूर तबका होता है जो बाहर जो है वो टैक्सीज वगैरह जो चला रहे होते हैं, या जो वल्नरेबल पॉपुलेशन हमारी होती है, उनके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा माहौल के लिए तो नुकसानदेह है ही है, लेकिन जो वल्नरेबल पॉपुलेशन आपकी होती हैं उनके लिए ये मजीद नुकसानदेह है, जो बाइक्स के ऊपर डिफरेंट लोग जो है दफातर में काम कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, इवन बाइक्स को तो छोड़ें, आप कार्स को देखें। बुरा हाल हुआ है। विजुअल्स देख रही थी, एब्सोल्युटली, मैं कुछ विजुअल सोशल मीडिया पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने शेयर किए थे, जर्नलिस्ट हैं, वो कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे, बाहर जाके उनकी छतरियां टूट गई थी, दे वर अनेबल टू लाइक रिकॉर्ड, उनके कैमरास टूट रहे थे, वो इस कदर हैवी वेट के थे। तो इट हैज लाइक मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट, नॉट ओनली ऑन लाइक जो आपकी वेजिटेशन है, जो आपका जो दरख्त हैं, जो स्प्रिंग आई थी तो उसकी वजह से इस्लामाबाद में एक ब्यूटिफिकेशन की जाती है, खासतौर पर गुलाब के पौधे या इस तरह के पेपर मलबरी टूटे होंगे, तो ऑफ कोर्स जो स्पोर्स हैं ग्राउंड पे आए हैं, तो वो उसकी वजह से वो एलर्जी का इम्पैक्ट आपको जैसे ही ये सेटल डाउन होंगे, आलाबारी पानी सेटल डाउन होगा, उसका इम्पैक्ट भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो इट्स अलार्मिंग, आई वुड से इट्स अलार्मिंग एट द सेम, इट विल टेक टाइम। अच्छा मरियम, अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी ब्यूटिफिकेशन हम करते हैं, ज़ाहिर है, लेकिन जब हम फॉरेस्ट फायर का सुन रहे हैं, आग लग रही है जंगलात में, वो भी इस्लामाबाद में हो रहा है, इस तरह के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी हम देख रहे हैं जिसमें आपने ये भी जिक्र किया, क्या हमारा जो इस्लामाबाद या जो उस साइड का इलाका है इट्स मोर वनरेबल, क्या सिचुएशन है? आप हमें एज एक्सपर्ट क्या बता सकती हैं कि ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हम चाहे वो फॉरेस्ट फायर का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ वो हो रही है या ज़ालाबारी हो रही है, इस्लामाबाद वाली साइड पे ही क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है ये? जी, जो आपके क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट होता है वो तो पूरे मुल्क में ही नजर आता है, लेकिन इस्लामाबाद में जैसे आप मार्कला हिल्स वगैरह में फॉरेस्ट फायर्स भी आप जैसे बता रही हैं होती है, तो होता ही है कि सिर्फ आपकी जो वेजिटेशन कवर होता है वो कंट्रीब्यूट आपका सिर्फ नहीं कर रहा होता है। इसमें आप देखें कि इस्लामाबाद की इतना एक्सपैंड हो गया, जो ओरिजिनल उसका सिटी का प्लान था उससे ज्यादा दाएं बाएं हर तरफ से आपका कंक्रीट, उसी तरह से जो रोड्स बनी हुई हैं आपकी, फिर कार्स उसी वजह से हैं, कार से जो इमिशंस होते हैं वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम आपको मिलती है, पर्सनल कार्स लोगों की ज्यादा है वहाँ पर। इसी तरह आप देखें कि जो बिल्डिंग और घर जो हैं कंक्रीट एक तरह का, आप देखेंगे आपको बहुत कम घरों में जो है वो वेजिटेशन और दरख्त नजर आते हैं, आपको हर घर में वेजिटेशन और दरख्त नजर नहीं आएंगे, इवन इस्लामाबाद में भी। इसके अलावा आप देखेंगे जो इस्लामाबाद में दरख्त आपको नजर आते हैं वो पेपर मलबरी या जो डोमेस्टिक ट्रीज या प्लांट्स नहीं है वो आपको ज्यादा नजर आते हैं ब्यूटिफिकेशन के नाम पर। मैंने तो इवन खजूर के शायद दरख्त भी मैंने देखे थे लास्ट टाइम कुछ अर्सा पहले। तो इंडिजिनस जो आपके ट्रीज होते हैं, इंडिजिनस जो प्लांट्स होते हैं इलाकाई एक इलाके के जो होते हैं, जैसे पीपल्स, शीशम, ये इस्लामाबाद के, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो मकामी दरख्त होते थे, जब आप उनको रिप्लेस करते जाएंगे तो आप इकोसिस्टम की जैसे बात करती, वो इकोसिस्टम को फिर उस तरह से वो सपोर्ट नहीं करते। और शहरों में जो आप देखें कि एक फिनोमेना गर्मियों में जो है वो हीट आइलैंड इम्पैक्ट का भी होता है, जिसमें जो आपके कॉन्क्रीट और सीमेंटेड प्लेसेस ज्यादा होती हैं, वो टेम्परेचर आपकी बिल्डिंग ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, तो बहुत गर्मी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर जब दर्जा हरारत इन सारे फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है, हीट वेव्स वगैरह का फिनोमेना आप तो इस्लामाबाद में भी होते हैं, तो आपके जंगलों में भी जो है वो बारिशें ज्यादा अरसा नहीं होती हैं, तो वो खुश आपकी वेजिटेशन हो जाती है, तो उसको आग जो है वो पकड़ने के खतरे होते हैं। कुछ तो ह्यूमन एरर्स भी हम देखते हैं कि होते हैं कि लोग सिगरेट वगैरह भी फेंक देते हैं, उसकी वजह से भी कुछ जो है वो आपका टिम्बर माफिया भी इन्वॉल्व इसमें होता है, क्योंकि उनको लकड़ी बेचनी होती है तो इसी से वो स्टार्ट करके लगा देते होते हैं। तो मल्टीपल गवर्नेंस के चैलेंज भी यहाँ पर हैं बिल्कुल, और साथ ही साथ जो है वो कुछ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स भी आपको नजर आते हैं। मरियम, मेरा आखिरी सवाल वेदर पैटर्न्स को फोरकास्ट करने के हवाले से, अब ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, ज़ाहिर है हम अपने फोरकास्ट सिस्टम को, आप समझती हैं कि इस तरह के पैटर्न्स को ऑलरेडी कर सकते हैं हम फोरकास्ट, ताकि हमें आइडिया हो
कि कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस को हम आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, आप मुझे बेहतर तौर पे बता सकती हैं, इस पैटर्न को हमने फोकस नहीं किया था. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ हेल स्टॉर्म इन इस्लामाबाद. जी मेरे इस पर बहुत ज़्यादा इंसाइट्स तो नहीं है. आई एम श्योर महकमे मौसमियात वालों को इसका ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है फोरकास्ट रिलेटेड, उसमें मेरा अंदाज़ा यही है कि ये जो हेल स्टॉर्म आपके बनते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप उनको उस तरह से इतनी जल्दी फोरकास्ट कर सकते हैं. और अगर आप फोरकास्ट कर भी लें तो आप कैसे उसको अवॉइड करेंगे? आप मैक्सिमम अपनी कार्स को अंदर कर देंगे, आपकी वेजिटेशन पे इम्पैक्ट तो उसी तरह से आएगा. जो रोड्स के ऊपर इम्पैक्ट है, जो ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट है, जो आउटडोर लोग हैं, जो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, जो बहुत मजबूत घरों में नहीं रहते. इसके अलावा साथ ही साथ जो है वो मुझे मजबूत घरों से याद आया, जो सोलर पैनल्स हैं वो लोगों के काफी ज्यादा इससे डैमेज हुए हैं. तो नुकसानात से इससे अगर आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम हो भी, इसका फोरकास्ट हो भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके नुकसान से, जानी नुकसान से शायद बच जाए, लेकिन ओवरऑल जो आपका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट है वो रिवर्स आप नहीं कर सकते इसमें. ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया. मरियम शब्बीर माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी. जी, कल इस्लामाबाद में बड़ी अनयूजुअल हमने एक ज़ालाबारी देखी जिसमें जो ओले पड़े थे, और अभी मरियम के मुताबिक भी ये क्लाइमेट चेंज को फैसिलिटेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, और क्लाइमेट चेंज इसको फैसिलिटेट किया है. एंड आई ऑलवेज से, और मैं बार बार ये कहूँगी कि क्लाइमेट चेंज इज़ नो जोक. वी रियली नीड टू टेक इट सीरियसली, क्योंकि ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को मुतासर कर रहा है. हम सब इंसानों का रहना, वो ज़ाहिर वो सिस्टम, जब एक चीज़ मुतासर होती है तो पूरा एक सिस्टम मुतासर होता है. सो लेट्स होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला अगर बारिशें या इस तरह की कोई भी चीज़ है वो हम सब के लिए रहमत की हो, और जहमत किसी के लिए भी ना बने. एंड आई होप कि एवरी इस्लामाबादियन इज़ सेफ, और जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है वी रियली सॉरी फॉर दैट. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई जानी नुकसान उस तरह से नहीं हुआ है. मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी. आप देखते रहेंगे गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं. आज हम चूँकि क्लाइमेट के हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात की थी, तो आज हम उसी अपने पैटर्न को बरकरार रखते हुए, और हमने बरसों से लाहौर का जो इलाका है महमूद बूटी, उसमें 80 फीट ऊंचा और लगभग 1,40,00,000 टन फजले पर मुश्तमिल हमेशा से कूड़े का एक ढेर था, या कचरे का ढेर था जो हमने देखा है. और इस ढेर से ना सिर्फ एक स्मेल पूरे इलाके में या इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस थी, बल्कि इससे जहरीली गैसेस का अखराज भी हो रहा था. और जो ज़ाहिर है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट, इनको फ़िज़ा को आलूदा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था. इस हवाले से जी इस कचरे को अब रिफ़ाइन किया जा रहा है. कैसे रिफ़ाइन किया जा रहा है, हमारे जो नुमाइंदे हैं दानिश मुनीर, वो इस हवाले से इस खुसूसी रिपोर्ट में हमें बता रहे हैं. जी, मैं इस वक्त महमूद बूटी डंपिंग साइट पर मौजूद हूँ, जिसके करीब से गुज़रते हुए बदबू, ताफुन और कूड़े की जो याद आती थी, और दूर से ही ये स्मेल बता देती थी कि हम इस वक्त महमूद बूटी के एरिया से गुज़र रहे हैं. मगर ये जो कूड़े का पहाड़ था 80 फीट, 2016 तक जो है वो इसके ऊपर कूड़ा फेंका जाता रहा. ये 80 फीट पहाड़ बन चुका था, मगर अब वो कूड़े का पहाड़ कूड़े का नहीं रहा, बल्कि सोने का पहाड़ बन चुका है. मेरा कैमरामैन सलमान अगर आपको यहाँ से इस जानिब दिखाए तो यहाँ पर कूड़ा अभी भी मौजूद है. इस कूड़े को रिफ़ाइन किया जा रहा है, और इस कूड़े को भी बाकायदा मट्टी के अंदर भेजा जा रहा है. दूसरी जानिब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कद आवर पहाड़ है, जो कि 2016 तक पूरे लाहौर का जो कूड़ा था इसके ऊपर फेंका जाता था. ये 80 फुट पहाड़ जो था वो वबाल जान बन चुका था. माहौलियाती आलूदगी के ख़तरात का जो था वो ख़ासा मौजब बन रहा था. इसके ऊपर इस वक्त प्रोसेस किया जा रहा है. इस पहाड़ को, कूड़े के पहाड़ को सोने के पहाड़ में किस तरह तब्दील किया जा रहा है, और इस पे मट्टी डालने का क्या मकसद है, और इस वक्त मट्टी डालकर इसको किस तरीके से रिफ़ाइन किया जा रहा है. आइए आपको ऊपर दिखाते हैं ये 80 फुट पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ के कि किस तरीके से वहाँ पर इस वक्त प्रोसेस जारी है, और अभी भी इसके ऊपर मट्टी डाली जा रही है. और मट्टी डालने का क्या मकसद है, ऊपर पहाड़ के ऊपर आपको बताते हैं. आइए.
ये पहाड़ का पहला हिस्सा है जिसे देखा जा सकता है कि बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जो है वो चादर बिछाई गई है। ऐसी चादर बिछाई गई है जिसके ज़रिए बारिश का पानी जो है वो इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि बारिश के पानी के जाने की वजह से इसमें ये ज़ेरे ज़मीन कूड़ा जो है वो मज़ीद आलूदगी पैदा करता था, जिसके बचाने के लिए बाकायदा तौर पर यहाँ पर ये चादर बिछाई गई है ताकि किसी भी किस्म का पानी जो है वो नीचे ना जाए और ये जो कूड़ा है उसको मज़ीद जो है वो आलूदा ना करे और ज़मीनी आलूदगी जो है वो पैदा ना करे। हम अब ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कि कहाँ से मीथेन गैस जो है वो हासिल की जा रही है और कितने जो है वो पाइप वहाँ पे लगाए गए हैं। आगे आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त महमूद बूटी डंपिंग साइट पहाड़ के बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हूँ। मेरी बुलंदी का अंदाज़ा मेरे अक़ब के रोड से और आबादी से लगाया जा सकता है। इस पूरी आबादी को ये जो कूड़े का पहाड़ था वो इसको मुतासिर करता था, ताफ़ुन का माहौल बनाया हुआ था, फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा था और यहाँ के अतराफ़ में जो रहायशी इलाक़ाजात हैं उनके लिए भी खासी बीमारियों का बाइस बन रहा था। लेकिन इस ख़ास प्रोसेस के ज़रिए जो इसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, इसको दबाया जा रहा है इस कूड़े में, और कूड़े को दबाने के बाद इससे ख़ास जो है वो वक्त के बाद इससे गैस हासिल की जाएगी। ये गैस ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। इस गैस को पहाड़ से कैसे हासिल किया जाएगा आपको दूसरी जानिब बताते हैं। जी, मेरे अक़ब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर अभी भी प्रोसेसिंग का काम जारी है। इस कूड़े के पहाड़ की टेल के ऊपर बाकायदा तौर पर इस वक्त मिट्टी डाली जा रही है, क्रेनें जो है वो काम कर रही हैं और ये जो पाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पाइप्स जो हैं वो पहाड़ के अंदर गाड़े गए हैं। इन्हीं पाइप्स के ज़रिए जो है वो मीथेन गैस जो है वो यहाँ से हासिल की जाएगी। ये मीथेन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा जहरीली बताई जाती है, उससे भी ज़्यादा ये मौजू है, जिसके ऊपर जो है वो इसके ज़रिए इसको फ़रोख्त किया जाएगा। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के तहत ये गैस जो है वो निकाली जा रही है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो पंजाब इंतज़ामिया जो है वो इन्हीं मीथेन गैस के ज़रिए एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि अरबों डॉलर जो है वो इसके ज़रिए कमाए जा सकेंगे। ये मीथेन गैस चलाने के लिए काम आती है, लेकिन इंडस्ट्री में इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा सकेगा। जबकि इसी के साथ गवर्नमेंट का एक और बाकायदा तौर पर मनसूबा है। ये 41 एकड़ बाकायदा तौर पर ज़मीन है जिसके ऊपर 30 एकड़ पर बाग उगाया जाएगा, जंगल लगाया जाएगा, दरख्त लगाए जाएंगे ताकि माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सके। जबकि जो बाकी 11 एकड़ है उसके ऊपर सोलर पार्क जो बनाया जाएगा ताकि जो है वो शमसी तवानाई से बिजली भी हासिल की जा सके। जी जनाब, दानिश मुनीर की आपने रिपोर्ट तो देखी है और किस तरह से इसको रिफ़ाइन किया जा रहा है, इस पर हम मज़ीद भी ज़रा तज्ज़िया और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बशारत हसन साहब मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू भाई, मैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले तो जिस तरह से हमने इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये जो हम जगह जगह पे देख रहे हैं, ये तो हमने एक डंपिंग साइट का जिक्र किया है, इससे अब जिस तरीके से या जिस तरह से अभी दानिश रिपोर्ट में भी बता रहे थे, आप थोड़ा सा हमें अगर फर्दर एलेबोरेट कर पाए इस हवाले से। देखिए, मैं बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा पंजाब गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। कल आपने देखा होगा कि एनवायरमेंटल फोर्स को उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो किसी और सूबे में नहीं किया गया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि किसी और मुल्क में भी इस तरह की फोर्स, इस तरह इको वॉरियर्स मौजूद नहीं है। मैं अपने आप को खुद इको वॉरियर कहता हूँ। जो मेरे साथी हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर से हम लेकर आए हैं टेक्नोलॉजीज़ फ्राम ऑस्ट्रेलिया, फ्राम इंग्लैंड, फ्राम अमेरिका। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हीं की बदौलत है जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और ये काम आपके काम की तरफ भी आते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक चीज़ होती है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है, उसके पास रजिस्टर्ड जो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं, जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सिर्फ उनको अलाउ करना चाहिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का। मैं वजह बताता हूँ। आपने दिखाया कि इतनी बड़ी जगह थी लाहौर की, जिस पे कि कूड़ा लाहौर का डाला जाता रहा है, साल डेकेड्स गुजर गए, और वहाँ कूड़ा फेंका जा रहा था, और अब उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया गया है। तो
इसको ये भी कह सकते हैं मिट्टी पाओ जो स्ट्रेटजी होती है ना, हर चीज़ पे मिट्टी डाल दें आप, तो ये मिट्टी पाओ स्ट्रेटजी अगर इन्होंने नीचे इसके लाइनिंग नहीं की, लाइनिंग होती है उसकी एक स्पेशल मटेरियल से ताकि इस कूड़े का लीचेट, मैं क्योंकि एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ थोड़े से मैं टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ आपको बताता जाता हूँ क्या जी मतलब जी है। जी जी मतलब क्या है, लीचेट होता है कि ये कूड़ा करकट जब सड़ता है, यानी जब ये डीकम्पोज होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जब डीकम्पोज होता है तो उससे एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का लिक्विड पैदा होता है और वो लिक्विड जो है वो नीचे ज़मीन में जाकर ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है अगर उसकी लाइनिंग ना की जाए। तो क्योंकि ये कूड़ा साल से फेंका जा रहा था, कोई लाइनिंग नहीं थी वहाँ पे, दिस वाज अ डंपिंग ग्राउंड। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डंपिंग ग्राउंड एंड अ सैनिटरी लैंडफिल। अब इसको सैनिटरी लैंडफिल में अगर इन्होंने कन्वर्ट करना था तो सबसे पहले इस कूड़े को आहिस्ता आहिस्ता हटाते जाते और वहां पे लाइनिंग बनाकर उसको दोबारा लाइनिंग डालकर फिर दोबारा उसको डालते और उसको डेवलप करते एज ए प्रॉपर लैंडफिल साइट। ठीक है। अब प्रॉपर सैनिटरी लैंडफिल के तौर पे मेरा ख्याल है डेवलप नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि लाइनिंग नहीं दी गई, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा। इन्होंने तो अगर एक lining चादर डाली है जिससे कि उनके मुताबिक कि वो ऊपर डाली है। हाँ जी ऊपर डाली है, वो नीचे ऊपर डाली है, अंडर नीचे नहीं की बात। किया, नहीं किया। हाँ जी, अगर अंदर नहीं किया ना तो उसका जो लीचेट है वो तो पोल्यूट करता रहेगा साला साल ग्राउंड वाटर को। जब ग्राउंड वाटर एक दफा पोल्यूट हो जाए तो फिर वो कभी भी उसको आप आसानी से सही नहीं कर सकते, उसको साफ नहीं कर सकते। एक तो ये बात। दूसरे, इसमें आपने दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि इन्होंने वेंट पाइप्स लगाए हैं जिससे कि मीथेन ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल। जब तक कि इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया है, इंडस्ट्रियल यूज में या और किसी में, मीथेन वही गैस है जो आप चूल्हों में जलाते हैं। ठीक है जी, इसमें जो है जलाने के काम आ सकती है आराम से। इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ता है, इसमें और गैसेस भी होती हैं जो बायोमीथेन इसको कहते हैं, जिसको पुराने जमाने में बायोगैस कहते थे, एक्चुअली बायोमीथेन है। ठीक है। इसको जब आप एक्सट्रैक्ट करें, पाइप अभी तो आपने खुले छोड़े हुए हैं, तो दिस इज 90 टाइम्स मोर डैमेजिंग टू द एटमॉस्फेयर। 90 टाइम्स, 90 गुना, ओके। 90 गुना ज्यादा। अगर इसको यूटिलाइज नहीं करते हम कहीं, अगर हम इसको यूटिलाइज नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड से 90 गुना ज्यादा ये जो है पोल्यूटिंग है और ये क्लाइमेट चेंज कॉज करती है। तो अभी आपने जो खुले पाइप छोड़े हुए हैं, तो ये सारी जो है मीथेन ये एटमॉस्फेयर में जा रही है, एनवायरनमेंट में जा रही है, एंड दिस इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, दिस इज कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसको फौरी तौर पे इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए, एक चीज। लेकिन लाइनिंग के बगैर जो आपने काम अगर किया है ना, तो इसका लीचेट जो है ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करे। दूसरे, जो भी इस पे आपने ऑफिसर्स लगाए हैं, दे मस्ट बी एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, बिकॉज ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है। अगर आपने इसमें आम लोग लगा दिए जो इधर उधर के, पाकिस्तान में क्योंकि इस फील्ड में, क्लाइमेट चेंज में, एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा फंडिंग आती है, इंटरनेशनल फंडिंग की, गवर्नमेंट भी देती है। लेकिन तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे जूडो जो है ना स्पेशलिस्ट पैदा हो गए हैं जो कि जाली किस्म के, हर एक अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट कहना शुरू हो गया है, जबकि उसको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की अलिफ बे भी पता नहीं होती, और फिर वो बेड़ा गर्क होता है। जैसे किसी ने इनको मशवरा दिया होगा कि आप बगैर लाइनिंग के इसके ऊपर मिट्टी पाओ जो वाली बात है ना, ये बहुत नुकसानदेह होगी कि इसका सारा लीचेट जो है वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा। तो अब ये है कि आइंदा अगला जो इसका स्टेप है, जिसमें कि आपने बताया कि जमीन और एक्वायर कर ली गई है, उसको एक प्रॉपर सैनिटरी लैंडफिल में कन्वर्ट किया। अव्वल तो लैंडफिल जो है दुनिया में ना टेक्नोलॉजी, एक सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ जी जी, लैंडफिल टेक्नोलॉजी दुनिया में खत्म होती जा रही है, इसको डिस्करेज किया जा रहा है। आई एम ए स्पेशलिस्ट इन वेस्ट टू एनर्जी, वी कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी। तो इसकी बहुत सारी ऐसी जो है तरीकेकार हैं कि इसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लैंडफिल तो में तो जाता ही बहुत थोड़ा सा है जो ऐसा। डॉक्टर साहब सॉरी माजरत खां, मैं कता कलामी की माजरत खां, दुनिया भर में रिसाइकलिंग और ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और एग्जैक्टली बहुत सारी जगहों पे हम सेपरेट डस्टबिन्स और उनमें एक देखते हैं ना सेक्शंस के प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए, दीगर आपका जो कूड़ा है, तो ये कॉन्सेप्ट तो दुनिया भर में। अच्छा, अब आपने ये जो बात की है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि जो स्टेट है या हुकूमत है खुद से नहीं करी, थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, तो आपके मुताबिक अगर इसको फौरी तौर पर यूटिलाइज ना किया गया तो इसका आइंदा आने वाले दिनों में और महीनों में नुकसान हो सकता है क्लाइमेट को लेकर, राइट? आने वाले दिनों में नहीं, हो रहा है ऑलरेडी। अगर इस मीथेन को आपने इस तरह खुला छोड़ दिया ना, तो ये तो क्लाइमेट चेंज कॉज कर रही है, ठीक है ना। मैंने जैसा अर्ज की कि 90 गुना ज्यादा ये पोल्यूट करती है एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो इसको तो फौरी तौर पे आप यूटिलाइज करें। और लेकिन जो मैंने बुनियादी बात बताई है कि ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है, इन्होंने अगर लाइनिंग नीचे नहीं की है,
तो उसका फौरी तौर पे हल होना चाहिए। ठीक है, पहले ठीक ही है, होना चाहिए थैंक था। यू भाई। मैं डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त कम था, लेकिन मैं ज़रूर दोबारा से आपसे राबता भी हम करेंगे और प्रोग्राम में इस पे बात भी करेंगे। और डॉक्टर बशारत जैसे काबिल लोग यहाँ पे मौजूद है, अगर हुकूमत खुद भी इन चीज़ों पे काम करे तो बहुत बेहतर हल निकल सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और इसके साथ साथ हम आपको आज पीएसएल के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, वैसे तो कल हमने आगाज़ में पीएसएल को लेकर बात की थी, आज जो मोमेंटम है, थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, वो बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं। हमने लास्ट मैच जिसमें लाहौर वर्सेस कराची था, उस मैच का जिक्र किया, लेकिन कल जो मैच हुआ जी, वो एक बड़ा सनसनीखेज मुकाबला कह लें। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी जो पैटर्न को बरकरार रखते हुए, जो कि शानदार कारकर्दगी का पैटर्न है, मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से जी शिकस्त दी है। और रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें बारिश के बायस ताख़ीर से शुरू होने वाला मैच है, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग का फैसला किया, 202 रन का टारगेट सेट किया और जिसको मुल्तान सुल्तान्स ने चेस करने की कोशिश की और 155 के ऊपर सारी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। इस कामयाबी के साथ जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी तीसरी फतह इस इवेंट के लिए हासिल की है, जबकि पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ जी वो टॉप कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। लेकिन मुल्तान सुल्तान इस पर कुछ डिसअपॉइंटिंग चल रहे हैं। अभी तक उन्होंने जो कह लिया ना, जीत का मज़ा नहीं चखा। क्या वजह है जी? हालांकि टीम अच्छी है, पास्ट सीजन्स में देखा जाए तो बड़ा अच्छा इनका बैलेंस था टीम का ओवरऑल। क्या वजूहात हैं? हमारे साथ सैयद हैदर साहब मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे लगा जी कल का मैच? हमें एनालिसिस दें, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान। देखिए, बहुत अच्छा मैच था कल का और इस्लामाबाद यूनाइटेड को शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया अपने आप को, बड़ा उन्होंने बैलेंस किया टीम को। और साहबजादा फरहान जो है ओपनिंग स्लॉट में बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा जा रहा है, कॉलिन मुनरो उनका साथ दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ हुई है वो जैसन होल्डर के आने से हुई है। जैसन होल्डर मिडिल में आके उन्होंने एक अच्छे ऑलराउंडर की जगह भी पूरी कर दी है। फिर उन्होंने बैटिंग में कल वेरी वैल्यूएबल 32 रन किए। फिर उसके साथ बॉलिंग बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो क्रीज का इस्तेमाल बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बल्कि मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जो है वो पहले 10 ओवर में 9 रन की एवरेज से चल रही थी, यानी उन्होंने 95-97 रन कर लिए थे। लेकिन उसके बाद अगले 10 ओवर जो है उनकी बैटिंग कोलैप्स कर गई। उसकी वजह ये थी कि प्रेशर बढ़ने लगा, 12 रन का एवरेज हो गया पर ओवर। उसके बाद जो है मुल्तान सुल्तान्स की जो मिडिल ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर रही है और यही सेम प्रॉब्लम दूसरी टीमों पेशावर ज़ल्मी के साथ भी आ रही है। लेकिन कल क्रेडिट देना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को, कैप्टन शादाब खान को भी क्रेडिट देना चाहिए। बड़ा अच्छा उन्होंने जब रन्स की रफ्तार तेज थी मुल्तान की, तब भी उन्होंने अपने औसान बहाल रखे और फील्डिंग में, बॉलिंग में उन्होंने जो है तब्दीलियां जल्दी जल्दी की। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड का शो नजर आता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का शो अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन मुल्तान सुल्तान हैदर साहब, अभी मैं बात कर रही थी, दो के बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है ऐसा नहीं है, सॉरी, कि उन्होंने अच्छा माजी में परफॉर्म नहीं किया है, बट क्या वजह है जीत नहीं पा रहे हैं? उसकी देखिए, मैंने आपको बताया ना कि बैलेंस आपका जब तक नहीं होगा टीम में, कुछ टीमें ऐसी हैं हमारी पीएसएल में जो अपने चंद बैट्समैनों पे या प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे पेशावर ज़ल्मी है, बाबर आजम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है, जो है रिजवान पे बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। तो जब आप एक दो खिलाड़ियों पे डिपेंडेबल हो जाते हैं, फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है खराब होती है। तो यहाँ पे जरूरी है कि जैसे दूसरी टीमों ने बैलेंस किया है, मुल्तान को भी अपनी टीम बैलेंस करना बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा जी, ओवरऑल पीएसएल 10 का मोमेंटम कैसा लग रहा है आपको? मैचेस का जो स्कोर है, कल हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि 200 अभी तक के मैचेस में देखा जाए तो इट्स अ सेफ स्कोर। आप भी ऐसे ही समझते हैं हैदर साहब? नहीं, देखें, छोटे ग्राउंड्स हैं और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 200 रन चेस भी हुए हैं, कराची किंग्स ने 234 चेस किया था, तो अब मैं समझता हूँ कि 200 प्लस कम से कम होना चाहिए। अगर आप 200 प्लस 220-30 पे नहीं जाते हैं, छोटे ग्राउंड्स में विकेट्स भी जो है बैटिंग फ्रेंडली है, तो वहाँ पे फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पहले बैटिंग करते हुए तो आपको बड़ा टारगेट एनी हाउ रखना पड़ेगा। अगर आप छोटा टारगेट रखेंगे दूसरी टीम के लिए, बहुत जाएंगे, पिच आपकी कुछ मदद करेगी,
ड्यू फैक्टर भी नहीं है वहाँ पे रावलपिंडी में और कराची में, तो इसलिए अगले 3 दिन जो है 4 दिन जो है बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और वहाँ पे जो भी टीम बैटिंग पहले कर रही है उसको अपना टारगेट 220-30 रखना पड़ेगा। 220-30 टारगेट होना चाहिए। और क्योंकि आपने अभी जैसे खुद भी मेंशन किया, अभी आप बात करते हैं ड्यू फैक्टर, ये तो हम पिंडी स्टेडियम की बात कर रहे हैं, कराची स्टेडियम में भी ज़रा हमें बताएं। और अब चूँकि लाहौर में मैचेस भी होंगे तो क्या कंडीशंस फेवरेबल होंगी बैटर्स के लिए और बॉलिंग साइड के लिए? देखिए दोनों टीमों के लिए जो है सेम ग्राउंड है और सेम सिचुएशन है, लेकिन ये है कि कराची को थोड़ा सा अपने आप को जो है मैनेज करना पड़ेगा। आप जब तक अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे तो आप जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं। विनिंग कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड से सीखना चाहिए कि विनिंग कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आप कह रहे बैलेंस करना पड़ेगा या बेहतर करना पड़ेगा कराची किंग्स को कैसे? अभी तक तो इस टूर्नामेंट के अंदर कराची किंग्स बहुत अच्छे मैचेस या बहुत अच्छा जो कह लें उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही है जितने मैचेस वो खेल चुके हैं। देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन में ये होता है कि जब आप रन्स करते हैं तो उसके बाद आपके बॉलर्स को उसको मैनेज करना पड़ता है। विनिंग कॉम्बिनेशन में सबसे अहम चीज़ होती है कि बॉलर बैट्समैन जो अपने आप को कंपेटिबल करें, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर बॉलर बैट्समैन एक दूसरे को जो है एक दूसरे के साथ साथ नहीं कोऑर्डिनेशन करते हैं तो 250 रन भी अब देखें 234 किए थे मुल्तान ने, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी की होने की वजह से वो चेस हो गए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कराची के लिए। अगर कराची जो है उनके बॉलर और बैट्समैन कोऑर्डिनेशन होगा जैसे इस्लामाबाद में तो आप विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी की बात करेंगे हैदर साहब, पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक? पेशावर ज़ल्मी देखें वही बात मैंने कही पहले कि बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। जब आप बाबर आजम अच्छा फिर उनके साइम अयूब इंजरी के बाद आए, इंजरी के बाद जब भी कोई प्लेयर आता है तो वो हमेशा उसको टाइम लगता है अपने आप को सेट करने। तो साइम अयूब भी इस वक्त रन्स नहीं कर रहे हैं, जबकि साइम अयूब उनके बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं। बाबर आजम भी रन्स नहीं कर रहे हैं। जब आपके दो अच्छे प्लेयर रन्स नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे विनिंग टारगेट पे जा सकते हैं? ये बड़ी अहम चीज़ है। तो बाबर आजम को जो है रन्स करना पड़ेंगे, वरना पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी मुश्किलात हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनके पास कोई अच्छा बैट्समैन नहीं। बाबर के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, चाहे वो नेशनल टीम में हो, लीग टीम में हो, सारी टीम बाबर की तरफ देखती है, बाबर परफॉर्म नहीं करते, बाकी कोई परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्या वजह है? क्या आप इसकी रीज़न समझते हैं हैदर साहब? जी यही सबसे बड़ा सवाल है और सारी दुनिया ये सवाल कर रही है कि बाबर आजम जब जिस टीम में खेलते हैं तो वो या तो खुद अपने तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लेते हैं या फिर टीम मैनेजमेंट जो है उन पर इतनी जिम्मेदारी डालती है। कराची किंग्स में थे, वहाँ भी मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन नहीं था उनके पास, सारी टीम जो है उन पर डिपेंड कर रही थी। पेशावर में भी पेशावर की जो मैनेजमेंट है उसने मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छे बैट्समैन नहीं है उनके पास। हुसैन तलत है डोमेस्टिक में, वो मिली जुली कारकर्दगी के कैटमोर है, वो कोई अच्छे बैट्समैन नहीं है इतने ज़्यादा। तो मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मिडिल ऑर्डर मजबूत नहीं होगा आप 10 में से 15 में 16 ओवर तक स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट जो है वो आपका ज़्यादातर 8-10 ओवर तक चलता है। उसके बाद ओपनिंग स्लॉट जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। तो बाबर आजम या तो मिडिल ऑर्डर में आए, ओपनिंग छोड़ दें और हारिस को और साइम को ओपनर भेजें और खुद वन डाउन आए, ताकि वो अपने आप को 6-7वें ओवर से 17वें 18वें ओवर तक अपने आप मैनेज कर सकें। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बाबर को। और देखिए दुनिया में इतने बड़े बैट्समैन हैं, जब उनका फेस खराब चल रहा होता है, बैट मैच चल रहे होते हैं, तो वो अपने आप को शेक करते हैं, अपना नंबर चेंज करते हैं, अपना स्टैंस चेंज करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। लेकिन बाबर ऐसा लगता है वो समझते हैं कि बस जिस स्ट्रेटेजी में मैंने हमेशा रन किए वो हमेशा चलेगी। ऐसा नहीं होता, आपके टैक्टिक्स शुरू हो जाते हैं, आप जो है थोड़ा सा अपनी स्टैंस में मैनेज नहीं कर पाते हैं, आपका बैट स्लो आता है बॉल के ऊपर। ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं जहाँ पे बाबर को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। और इसी वजह से शायद उनकी परफॉर्मेंस भी मुतासिर होती है, चाहे वो नेशनल टीम का हिस्सा हो, चाहे वो PSL में अब पेशावर ज़ल्मी, और आपने पहले कराची किंग्स का जिक्र किया। एक और टीम जो मैं बड़ा समझती हूँ कि इस सीज़न के अंदर, वैसे भी पिछले कुछ सीज़न से लाहौर कलंदर्स ही बड़ी फॉर्म में नज़र आ रही है, और कराची वर्सेस लाहौर के मैच में भी हमने देखा कि लाहौर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और कुछ अच्छे आउट ऑफ द वे बॉक्स डिसीजंस थे जो कि शाहीन शाह अफरीदी ने लिया पहले बैटिंग करने का, वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई उनकी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स देखें पहला मैच हार गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना रिवाइवल किया और वो एग्रेसिव
स्ट्रेटेजी के साथ ग्राउंड में आए, क्योंकि पहले मैच में एग्रेसिव एग्रेशन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब दूसरा मैच उन्होंने खेला है तो फखर जमान ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। फखर जमान और फिर डैरिल मिचेल है उनके पास। डैरिल मिचेल इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े कामयाब बैट्समैन है। न्यूजीलैंड की तरफ से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में रन्स किए हैं, उन्होंने प्राइज सीरीज में रन्स किए हैं, फिर उसके बाद अभी जो सीरीज पाकिस्तान से हुई उसमें रन्स किए हैं। तो डैरिल मिचेल मिडिल में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फखर जमान ओपनिंग स्लॉट में सबसे अच्छे बैट्समैन है इस वक्त पाकिस्तान के। तो वो जब परफॉर्म कर रहे हैं, फखर जमान जिस दिन परफॉर्म करते हैं, आप समझ लीजिए दाऊद खलन जो है ना टॉप, तो उनका कैच ड्रॉप करना भी कराची किंग्स को कॉस्ट किया ना फिर। देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। देखिए आप कैच ड्रॉप तो होते रहते हैं, इसको बट नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि एक बैट्समैन ने इतने रन किए 76 रन तो कैच ड्रॉप होने की वजह नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कैच तो ड्रॉप होते रहते हैं। असल बात ये होती है कि बैट्समैन जो है रन बनाने की पेस जो है, रफ्तार जो है, उसको मैनेज करता है और उसके साथ पार्टनरशिप बनाता है। ये पार्टनरशिप जो डैरिल मिचेल और फखर जमान की हुई है, उसने सारा मैच का सिनारियो चेंज किया। ठीक हो गया। इन द एंड जी आपकी पीएसएल में कौन सी फेवरेट टीम है? मैं तो समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त सबसे अच्छे लोग में है। हाँ, सब इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी और भी टीम्स, अभी आपको लगता है ना कि आगे पीएसएल में थोड़े हम देखते हैं, पहले सीजन के अंदर भी जब जो टीम बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म करी होती है एक डिप लेती है। हम लाहौर कलंदर्स के बारे में भी हमेशा ये कहते थे। तो आपको ऐसी कोई और टीम नजर आ रही है इस्लामाबाद के आगे? सबकी फेवरेट तो वही है। देखिए इस्लाम सबकी फेवरेट है, लेकिन उसके बाद आप मुल्तान सुल्तान को कम नहीं समझे। ये बहुत खतरनाक टीम है। इनके पास बैटिंग बॉलिंग में बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। तो ये किसी वक्त, अभी देखिए 3 मैच हुए हैं, मैक्सिमम 3 मैच हुए हैं हर टीम के, या 2-2 मैच हुए हैं किसी टीम के। तो अभी 7-8 मैच बाकी हैं, अभी पीएसएल शुरू हुई है। तो अभी कहना कुछ जो है मुश्किल है। और हमने देखा है कि बहुत सारी टीमें जो है शुरू बड़ा अच्छा करती हैं, बाद में पीछे रह जाती हैं, और बहुत सी टीमें उनका आगाज अच्छा नहीं होता है लेकिन बाद में जीत जाती हैं। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ देखना है। लेकिन मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसने अपने आप को मैनेज बड़ा अच्छा किया, अच्छा उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। ये कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ी अहम थी। कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हम जी पीएसएल के हवाले से बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान कल मैच हुआ जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने जीत के पैटर्न को बरकरार रखते हुए बहुत रेगुलर जो कह ले वो जीत अपने नाम की, और इसके साथ साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 के ऊपर है इस्लामाबाद यूनाइटेड। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आके आज हम बहुत सारी इस्लामाबाद की बातें कर रहे हैं। दो कि हमने पहले जो हमारा सेगमेंट था उसमें इस्लामाबाद के हवाले से कोई इतनी हौसला अफजा बात नहीं थी, लेकिन अब आपको पता है लाइटर साइड पे भी कुछ डिस्कशंस होनी चाहिए। हम आपको मुख्तलिफ कैफ़ेज़ और कुछ ऐसी अनोखी जगहों पर लेकर जाते हैं, हमारे नुमाइंदगान वहाँ से आपको बताते हैं क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस्लामाबाद में जी एक ऐसा कैफ़े मौजूद है जहाँ पर ना सिर्फ इंसान बल्कि बिल्लियाँ भी आती हैं, और ये इतना इंटरेस्टिंग आइडिया क्या है, कैसे इस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करें, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट बना रहे हैं वलीद मुख्तार, वो बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं वलीद मुख्तार, और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक मुनफरिद कैफ़े में, जहां पे अगर आप आएँ तो आपका इस्तकबाल करती हैं ये रंग बिरंगी और मासूम बिल्लियाँ, जहाँ पे न सिर्फ आप कॉफ़ी और स्नैक्स एंजॉय करते हैं बल्कि इन बिल्लियों के साथ भरपूर वक्त गुजारते हैं। कॉफ़ी के बारे में कहा जाता है कि ये जिस माहौल में भी बैठ कर पी जाए ये आपको फ़रत और ताजगी का एहसास बख्शती है, लेकिन बिल्लियों के साथ बैठ के कॉफ़ी पीने का मुनफरिद आइडिया मोहम्मद तैयब के जहन में कैसे आया, आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा ये एक मुनफरिद ख्याल कैसे आपके जहन में आया, चूँकि हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसा कैफ़े या कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे इतनी सारी बिल्लियाँ हों और लोग उनके साथ बैठ के कॉफ़ी भी पी रहे हों और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। डिफरेंट चीज़ें थी, डिफरेंट चीज़ें मेरी लाइफ में हुई जिससे मुझे मतलब कि सबसे पहले तो ये कहते हैं कि कैट कैफ़े का आइडिया इतना यूनिक नहीं है। माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत कैट लवर्स हैं,
और काफ़ी सारे लोग मुझे आके भी बताते हैं कि हम भी ऐसा कुछ सोचे थे खोलने का। तो इतना यूनिक सा आइडिया नहीं है। मैंने मतलब कि हाउ डिड आई एंड अप मेकिंग इट, आई थिंक मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी। मैं बिज़नेस करने का वैसे भी मुझे दिल चाह रहा था। मैं अपने जॉब से थोड़ा सा थक गया था। मेरी अम्मी की एक बात थी, उन्होंने एक दफ़ा मुझे देखा मैं अपनी जो स्ट्रे बिल्लियाँ हैं ना, मैं उनको खाना खिला रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। तो मैं अंदर आया तो वही थी कि बेटा जब तुम आगे जाके तुम जो भी करो ना, बिज़नेस वगैरह कुछ बिल्लियों के साथ करो, तुम बहुत खुश होते हो जब तुम बिल्लियों के साथ होते हो। मुझे यहाँ पे एक जगह नहीं मिलती जो बहुत कॉम हो, रिलैक्सिंग, रेस्टफुल, जहाँ पे आप आके बस लाइक डी स्ट्रेस कर सकें ना, तो वो आइडिया था। और बाकी मतलब कि मेरा हॉस्पिटैलिटी का बैकग्राउंड है, बिल्लियों का शौक़ है, तो सब कुछ को मिला दें तो ये कैफ़े बन गया। ये बताइएगा कि ये शानदार एम्बियंस है जिसमें आप यहाँ कॉफ़ी पिलाते हैं, म्यूज़िक चल रहा है, साथ ये रंग बिरंगी बिल्लियाँ घूम रही हैं, तो क्या रिस्पॉन्स क्या है? कितने शहरी यहाँ पे आते हैं और अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग आपको विजिट करते हैं? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है। ये ऑब्वियसली एक नीश बिज़नेस है। हर कोई बिल्ली का शौकीन नहीं होता, मगर जो लोग यहाँ पे आते हैं वो मतलब कि वही लोग आते हैं जो बिल्ली के शौकीन है फिर। जी बताइएगा कि चूँकि हम देख रहे हैं कि इनको ये ज़ाहिर लाइव स्टॉक हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक घर में बिल्ली रखते हैं, तो समझ आती है कि उसे एक बिल्ली की वजह से जो है उसकी बहुत टेक केयर करनी पड़ती है। तो आपके यहाँ तो यहाँ शायद दर्जन भर से ज़्यादा बिल्लियाँ घूम रही हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाती है? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले जो मैंने फ़ैसला किया था इस लोकेशन पे खोलने का, मेन रीज़न ये था कि जो मेरे ख्याल से मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे अच्छे वेट हैं वो डॉक्टर हाशिम, उनका क्लिनिक जो है इस कैफ़े के नीचे है। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो बिल्लियों की जो है वो डेली रेगुलर चेकअप्स होते हैं। सेकंड है कि एक फुल टाइम स्टाफ हमने हायर की हुई है जो बिल्लियों की देखभाल देखती है। हर दिन उनका वेट लिया जाता है, उनकी आँखें, कान, नाक वगैरह साफ़ किए जाते हैं, उनका फर चेक किया जाता है वगैरह। तो ये सब कुछ मिला के, और बाकी मैंने स्टाफ भी ऐसे ही रखा है, चाहे बरिस्टा हो या चाय मैचो वगैरह हो, सब बिल्लियों के बहुत शौकीन हैं। जहाँ भी पेट्स हों तो वहाँ पे खाने पीने में बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो पेट से इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं। तो कुछ सेफ्टी के हवाले से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस यहाँ पे आप ले रहे हैं और इसको कैसे आप मैनेज करें? सही है। हमारी बिल्लियाँ जो हैं अगेन जिसमें मैं बोलता कि एनिमल ओएसिस हॉस्पिटल बिल्कुल कैफ़े के नीचे है, तो हमारी सारी बिल्लियाँ डिजीज़ फ्री हैं, देयर अप टू डेट ऑन देयर वैक्सीनेशंस, तो इस किस्म की कोई फ़िक्र आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी डिजीज़ जो हैं वो कम्युनिकेबल नहीं होती बिल्लियों के बीच में और इंसानों से, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम। तो हमारे जो डिसर्ट आइटम्स या इंशाल्लाह जो कोर्ट सैंडविचेस होंगे वो बाहर प्रोड्यूस होते हैं। तो बाहर प्रोड्यूस होते हैं, वो अपने कंटेनर में सील होते हैं, चाहे प्लास्टिक रैप हो या क्लोज्ड बॉक्स हो या कुछ, और यहाँ पे जब आते हैं तो हम सीधा उनको डिस्प्ले चिनर में डाल देते हैं। कैट कैफ़े के मैनेजर इकराश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इतनी सारी बिल्लियाँ वो कहाँ से लेके आए हैं, ये कितनी बिल्लियाँ हैं और वो कैसे इनका ख्याल रखते हैं। ये बताइएगा कहाँ से आ गई ये इतनी बिल्लियाँ, ये कोई आप ख़रीद के लाए हैं, कैसे आपने इतनी सारी बिल्लियाँ यहाँ जमा कर दी? अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि ये जितनी भी आप कैट्स अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं ये सब रेस्क्यू केसेस हैं, ठीक है। और ये डॉक्टर हाशिम मेरे फ्रेंड हैं, हम दोनों मिल के रेस्क्यू करते थे। और हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वो ये था कि कोई कैट जो है इस वजह से ना मर जाए कि उसका इलाज नहीं हो सकता या उसका ओनर उसका इलाज नहीं अफोर्ड कर सकता। तो फिर बहुत से लोगों ने आकर अपनी कैट्स हमारे क्लिनिक में छोड़ना शुरू कर दी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप रख लें। बहुत से लोगों ने अपनी कैट्स अबैंडन करना शुरू कर दी, इवन दो कि ये भी जो आप कैट अपने सामने देख रहे हैं ये भी एक ओनर की थी, उन्होंने अबैंडन कर दी थी, इसको छोड़ दिया था। अच्छा ये बताइएगा, बहुत सारी इकसाम हैं कैट्स की, आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी कैट्स हैं? और जैसे आपने पहले मुझे बताया कि बहुत सारी ऐसी कैट्स हैं जिनको आप शिफ्ट करते हैं, या तो वो क्लिनिक में होती हैं या फिर वो कैफ़े में होती हैं, तो कौन कौन सी कैट्स हैं यहाँ पे जो आपके कस्टमर्स हैं या कैट लवर्स हैं जिनको देखने के लिए आते हैं? बेसिकली हमारे पास ऑलमोस्ट सब ब्रीड्स हैं। हमारे पास स्कॉटिश फोल्ड्स हैं, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर्स हैं, पर्शियंस हैं, स्कॉटिश स्ट्रेट्स हैं, हमारे पास सब एक्सपेंसिव ब्रीड्स भी हैं और हमारे पास सब स्ट्रे ब्रीड्स भी हैं। बट मैं यहाँ पे बहुत से लोग ना हमें पॉइंट आउट करते हैं दैट यू आर जस्ट कीपिंग एक्सपेंसिव ब्रीड्स, आप स्ट्रे कैट्स को नहीं रख रहे। तो मैं उन सबको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जितनी भी आप कैट्स देख रहे हैं दे वर ऑल रेस्क्यूड। इनमें से बहुत सी कैट्स स्ट्रेज भी हैं, बहुत सी कैट्स ऐसी थी जिनको उनके ओनर्स ने घर से निकाल दिया था और वो बहुत अर्सा डिप्रेस रही थी। यहाँ पे जो हमारे पास सबसे अच्छी ब्रीड है स्कॉटिश फोल्ड, उसको नाम टेडी हमने रखा हुआ है, उसको मैं बनी गाला से रेस्क्यू करके लाया था। आपने ये एक इतना शानदार कैफ़े बना लिया कि जिसमें आप
ख़ुद भी बिल्लियों के साथ यहाँ पे सारा दिन ज़ाहिर है यहाँ रहते हैं, और बहुत सारे कैट लवर्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे आते हैं। तो कैसा लगता है लोगों की जानिब से जब लोग आके यहाँ पे बिल्लियों को प्यार करते हैं? कितने लोग आते हैं और आपको कैसी फीलिंग आती है? टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं अपनी कैट्स को ये सब प्यार मिलते हुए देखता हूँ, और मैं और जो मेरे फ्रेंड डॉक्टर हाशिम है, लाइक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस कि जब हम देखते हैं कि इतनी हमारी कैट्स हैं जो अबैंडन हो गई थी, घरों से निकाल दी गई थी, रोड्स पे मुश्किल से सर्वाइव करती थी, वो एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रही हैं, लोग उनको प्यार कर रहे हैं, और इन सम वे हमारी कैट्स अब सेलिब्रिटीज़ बन रही हैं लोगों के लिए, लोगों की नज़र में। लोग उनके साथ फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, उनके साथ वीडियोज़ लेना चाहते हैं। सो मुझे बहुत खुशी होती है टू बी ऑनेस्ट ये सब चीज़ें देख कर। ये वाली तो क्यूट है। ये बताइएगा, एक बड़ा यूनिक आइडिया है, आप यहाँ पे विजिट कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि हम अपने ऑफिस आवर्स के बाद स्पेशली यहाँ पे आए हैं। कैट्स की वजह से मेन अट्रैक्शन कैट्स है, और उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अदर देन नॉर्मल ब्रीड्स यहाँ पे इन्हें ना जो रेस्क्यू कैट्स हैं उन्हें लेके आना चाहिए। और मुझे भी लेटेस्टली यही पता चला कि ये सब रेस्क्यूड कैट्स हैं, और इट्स अ नाइस वे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रेस्क्यूज़। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे मुख्तलिफ अनवा इक़साम की बिल्लियाँ जो हैं वो यहाँ पे हमें देखने में आई हैं। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई है, और क्या आपने ख़ुद से कोई पेट यानी कैट की शक्ल में पाल के रखा है? देखिए जी, मैं स्ट्रेस को रेस्क्यू करती हूँ, और आई बिलीव ऑन लाइक फीडिंग देम ना, जो स्ट्रेस होते हैं जिनका घर नहीं होता। बाकी बिल्लियाँ तो सभी बहुत प्यारी हैं, मुझे सभी बहुत अच्छी लगी हैं। आई एम जस्ट मिसिंग अ ब्लैक कैट। ब्लैक कैट मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो ज़्यादा स्टिग्मेटाइज है, तो सब बिल्लियाँ अच्छी हैं। अगर आप भी बिल्लियों से मानूस हैं और इनसे मोहब्बत रखते हैं तो इस्लामाबाद का कैट एंड कॉफ़ी कैफ़े आपके लिए खुशगवार लम्हात का बाइस बन सकता है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, मेरे पास चंद मिनट थे। मैंने सोचा कि जाते जाते आपको, कल हम किसानों के इशू के हवाले से बात कर रहे थे कि किसान बड़े परेशान हैं, और कल किसान इत्तेहाद के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे और किसानों के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। और उसी दौरान हमने ये भी बताया था कि कल मरियम नवाज़ साहिबा ने जो किसानों के हवाले से एक पैकेज का ऐलान किया था कि उससे किसानों के मसाइल हल होंगे, और गंदम के काश्तकारों के लिए जी 15 अरब का पैकेज जो है वो उसका ऐलान किया है कल, जिससे आई होप कि चीज़ें पहले की तरफ बेहतर हों। और साथ साथ जो हम अभी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे थे कि पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स भी बनाई है जहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में पहले चूँकि किसान कार्ड के ज़रिए जो डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट है इसके हवाले से भी कल ऐलान किया गया है, जबकि गंदम आटा की नकलो हमल पर भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी, ऐसा भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है। महंगाई, बिजली के नर्ख भी कभी कम होंगे, और हमने करके दिखाया है, और हुकूमत ने 4 साल करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया था, पिछली हुकूमत ने उनका है। ये कल वो तकरीब से ख़िताब कर रही थी जिसमें उन्होंने किसानों के फ़ंड से रिलेटेड और जो किसानों के मसाइल है, आपको पता है कि किसान पिछले कुछ अरसे से सरापा एहतजाज भी थे, और हमने लास्ट ईयर भी ये प्रैक्टिस देखी है, जब जो गंदम की फसल है उसकी काश्तकारी का टाइम आता है तब तक ये मसाइल रहते हैं। सो आई होप कि इस फंड से जो भी मसाइल हैं वो हल हों, और जो तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का, जिसको माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। और क्लाइमेट चेंज हम आज इसलिए बार बार बात करें क्योंकि हमने कल एक रीसेंट एग्जांपल देखी है कि जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर एक हमने फिनोमेना एक्सपीरियंस किया है, ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। अगर इस पर फोर्स बनाई जा रही है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, लेकिन इसके साथ साथ इसको बेहतर करने के लिए फौरी तौर पर जो इक़दाम किए जाने हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज को अपनी प्रायोरिटी का हिस्सा बनाएं। हमारी पॉलिसीज़, हमारी स्ट्रैटेजीज़, हमारी वर्किंग, वो सारी चीज़ें इसका हिस्सा हों। सो इस नोट पे जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।